बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं ये जो जूतियों में दाल बटने वाला मामला है ना जी, वो मेरे ख्याल में वही हो रहा है। जिस तरह से एक दूसरे को अब तो गालियों पर उतर आए हैं और नाम देने पर उतर आए हैं तहरीक इंसाफ के मौजूदा और साबका लोग, वो भी एक बड़ी बदनुमा सी तस्वीर बनती जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और जो एक भेड़ चाल थी सुप्रीम कोर्ट के आसपास, वैसे भी इस्लामाबाद के अंदर कुछ तो खैर पुराने लोग हैं, चलें वो अब मैं उन्हें क्या कहूँ, वो आ गए हैं। वो यूट्यूब तो हर कोई करता है, हर एक का हक है, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो जिनका कोई वो बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी प्रोग्राम में थे, किसी के कोई प्रोड्यूसर था, किसी का कोई कोऑर्डिनेटर था, तो वो अब अपने आप को सहाफ़ी के तौर पर पेश करते हैं और उनका और कोई काम नहीं है सिवाय बदबूदार किस्म की घटिया और गलीज़ बातें करना लोगों के बारे में। और मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि यार आप लोग इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं इस पूरे मामले के अंदर। कोई भी मुद्दा है ना, उसके अंदर बिल्कुल जैसे कहा जाता है ना, कोई ज़हनी मरीज़ होता है और फिर वो हड़बड़ा के पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है। चंद तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। ओपिनियन देना कोई हर्ज नहीं, हर एक का अपना ओपिनियन है और हर एक के पास राइट है, लेकिन फिर गंद और गलाजत। अब काजी फ़ाइसा साहब तो चले गए, मैं अब कई दफ़ा मैंने आपको कहा है मुझे 10 चीज़ों पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप अपना एतराज़ साबित करने के चक्कर में गलाजत की उस गहराई में गिर जाएं और फिर आप अजीब अजीब तरह के जैसे कोई ज़हनी मरीज़ होता है इस तरह के तज्ज़िये करने लग पड़े, तो फिर मैं वही समझता हूँ कि फिर कोई जो आपको अकल से आरी या अकल से पैदल लोग हैं वही सुनते हैं और फिर वो इसका एक स्लो एडिक्शन है या एक स्लो पॉइजनिंग है जिसका कोई मज़ा लेता है। अदरवाइज़ वो कोई तज्ज़िया या तबसरा के तौर पर तो मैं नहीं समझता वो क्वालिफाई करता है। इन्फॉर्मेशन ठीक है, अच्छी होती है, लेकिन अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कुछ लोग जिनका कोई हालत ही नहीं है, बिल्कुल ज़हनी तौर पर बीमार और आरी लोग हैं। लेकिन बहरहाल अब उसी भेड़ चाल की वजह से अब मैं आपको बता दूं कि वो एक कोई यूट्यूबर साहब थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब याया अफरीदी साहब, उनकी तरह मतलब वो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़े तो सलाम फेरा, तो वहाँ मौजूद एक यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई और फिर सोर्सेज ये बताते हैं जी, और जो रिपोर्ट भी हुआ है वाइडली के जी। फिर वो उन्होंने एसपी सिक्योरिटी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये मीटिंग के लिए गए हैं। फिर उनकी वो तबादला कर दिया गया, नए एसपी सिक्योरिटी आ गए। बट देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि जब आपके हाथ में कैमरा है और आपने एक पोर्टेबल माइक रखा हुआ है और आप बस वो उसी चक्कर में ना पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप करें, आप सहाफ़त करें, आप सब कुछ करें, लेकिन कई दफ़ा तो ऐसे लगता है जैसे कोई ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है कि बिल्कुल पागलों की तरह कभी सड़कों, कभी इधर उछल कूद कर रहे हैं, कभी उस दिन तो बल्कि वो मैं देख रहा था कई लोगों को तो काजी साहब कह भी रहे थे कि यार आप क्या कर रहे हैं, इधर किधर उछल कूद कर रहे हैं, ज़रा महज़ब तरीके से पेश आइए। तो क्या कह सकते हैं, ज़हनी एक कैफियत है जिसमें मुब्तला होते हैं कई लोग। तो वो मेरे ख्याल में ऐसी किसी एक ज़हनी कैफियत के अंदर मुब्तला कि मैं चीफ जस्टिस की तस्वीर खींच लूँ नमाज़ पढ़ते हुए। तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स असल में नज़र आएंगे और इस तरह की हरकतें करते हुए। बहरहाल ये भी एक ज़हनी कैफियत है, मैं समझता हूँ एक ख़ास ज़हनी कैफियत है। इस पर तो खैर क्या एक सिलसिला मौजूद ही है। अब जो इस वक्त सारा सिलसिला चल रहा है जी, मैंने आपको कहा कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ में लड़ाई शुरू हुई है, मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा कि हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है और ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके बारे में क्या चीज़ें नई शुरू हो गई हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है वो मैं ज़रा आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने कहा। अब आप देखें, वो पहले बैरिस्टर गौर खान साहब मुअज़्ज़ब शख्स हैं, उन्होंने कहा जी कि जो फैसल चौधरी साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुराना वकालतनामा इस्तेमाल करते हुए फैसल चौधरी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे वो कि उन्होंने कोई पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो खान साहब से मुताल्लिक है, लेकिन जो पार्टी डेजिग्नेटेड लॉयर्स हैं वो मंडे को ये करेंगे और इसको बाकायदा तौर पर 2 नई दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। यानी फैसल चौधरी साहब की मामलात को उन्होंने डिसोन किया। फिर वो जो रऊफ़ हसन साहब हैं, रऊफ़ हसन साहब ने एक ट्वीट की और फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब को टाउट ब्रदर्स कह के बुलाया
और फिर उन्होंने कहा कि इनका यही काम है और ये ऐसे है और इनको पार्टी में इसलिए दोबारा छोड़ा गया है कि डिवीज़न क्रिएट करें, कन्फ्यूजन क्रिएट करें। अब इंटरेस्टिंगली जो बातें उन्होंने की हैं उसके जवाब में फिर फवाद चौधरी साहब का बड़ा सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म आया। उन्होंने उनको ट्वीट के अंदर भी कहा है, एक तो ट्वीट के अंदर भी 2 दफ़ा उन्होंने उनको, मतलब मैं ये कहूँ, एक दफ़ा तो उनको फवाद हसन फवाद साहब के भाई के तौर पर उन्होंने फिर साथ कहा है कि उनको एक गाली दी गई है, फिर एंड में भी उन्होंने एक गाली उनको कोडेड वर्ड्स में लिखी है और उन्होंने कहा कि ये जो है रऊफ़ हसन साहब, ये वो शख्स हैं जो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं पीटीआई से, और इन्होंने ही, जब आपको याद है इनको गिरफ़्तार किया गया था, तो इन्होंने ही पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के या मेंबर्स के नंबर दिए थे और बहुत से लोग बताया जाता है उसमें अरेस्ट भी हुए। ये एक ऐसी चीज़ है जो गंद जो होता है ना, वो मैंने आपको कहा था कि ये तो एंटरटेन कर रहा है हुकूमत को और सारों को, लेकिन जो असल ख़बर है वो ये है कि इसके लिए ही सारे ज़ोर लगा रहे थे कि ये एक स्टेज आ जाए कि जहाँ पर ये लड़ने लग पड़े और आपस में लड़े। अब वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी बातें को उधर शेर अफजल मरवा साहब कह रहे हैं नहीं वो सियासत में नहीं होंगी, वो एंटर नहीं होंगी या वो एक्टिव नहीं होंगी। भाई वो क्यों नहीं होंगी, साबिक खातून अव्वल हैं तो वो क्यों नहीं होंगी। लेकिन अब इस बात को आप किस तरीके से ले लें कि जी कोई अब मैं देख रहा था कि अंसार भाई साहब ने की भी खबर है कि जी नहीं वो डील नहीं है, लेकिन ये फैसला किया गया है उन्हें नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली डील तो यही है ना कि उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। बेल तो उनकी हो जानी थी, बेल तो पहले भी हुई थी, एक्विटल भी पहले हुआ था, लेकिन ये केसेस बनाए गए ना, तो अब तो ये हो ही जाना था सारा मामला। तो अब बहरहाल मामला यही है, जो कुछ हो रहा है वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को दोबारा जेल में नहीं डालना फौरी तौर, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है। और वो अब फिर जो चाहे करेंगी, वो लाहौर जाएँ, पेशावर आएँ, पेशावर में वो मौजूद हैं, कल वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले करें तो वो उन्हें रोकेगा तो नहीं। सो एक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो ये लड़ाई है इसको ज़्यादा फ़ायदा ही सबको इसका होगा और मेरे ख़्याल में सारा फ़ायदा इसी तरफ जा रहा है। हाँ, अब हुकूमत की परेशानी की तरफ हम आ जाते हैं, या हुकूमत की सफ़बंदी, नई सफ़बंदी ये कर रहे हैं वो कि 27वीं आईनी तरमीम उन्होंने लेकर आनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, मैं आपको पहले इस हवाले से ख़बर देता रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने लेकर आनी है। वो अब आए, वो 4 महीने बाद आए, 3 महीने, मतलब इरादा इन्होंने पूरा कर रखा है। होता है नहीं होता, इनसे कोई नंबर नहीं इकट्ठा हो पाता या कुछ और हो जाता है, वो तो फिर बात की बात है, लेकिन पूरा इरादा इन्होंने किया हुआ है कि 27वीं आईनी तरमीम को हमने लेकर आना है। फ़ौजी अदालतों वाला मामला, उसके लिए भी सफ़बंदी कर रखी है। जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके बारे में कुछ चीज़ें ये ज़रूर हैं कि इसमें कुछ बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं या पैदा होंगी। फंक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से भी अब कल फुल कोर्ट रेफरेंस है, फुल कोर्ट इजलास है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इफेक्टिवली अब पता चलेगा कि मामला आगे बढ़ता किस तरह है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको बिल्कुल निगेट कर देगा और या इसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाएगा और हालात वाक़यात दूसरी तरफ चले जाएंगे और मामलात ख़राब हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि हुकूमत भी परेशान हो जाएगी कि अदालत इसको रिगार्ड नहीं कर रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इसको रिगार्ड नहीं करेगी, अदालत इसको रिगार्ड करेगी क्योंकि मजबूरी है, आइन की यही मंशा है, मर्ज़ी है। हाँ, अदलिया की तरफ से कोई पैगाम ज़रूर दिया जा सकता है पार्लियामान को या लॉ मिनिस्टर के थ्रू कि जी ये कुछ चीज़ें इसमें ठीक है, इनको ठीक नहीं है, इन्हें ठीक कीजिए। आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम पास हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका, इस पर हमें एतराज़ है, आप ज़रा 19वीं तरमीम ले आएँ, इसको तब्दील कर दें। फिर 19वीं तरमीम आ गई। उस वक्त सूरत हाल ये फ़र्क थी कि उस वक्त PMLN बिल्कुल साथ खड़ी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के। आज तहरीक इंसाफ ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ, PMLN उस वक्त ज़ेर अताब नहीं थी। PMLN प्रोस्पेक्ट देख रही थी कि वो गवर्नमेंट में आने वाले हैं कुछ अरसे बाद, जबकि पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। अब जो इस वक्त हालात हमारे सामने मौजूद हैं उसमें नज़र आ रहा है कि PTI ये सपोर्ट तो कर सकती है तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके अंदर से कुछ मज़ीद कुछ ऐसा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यानी वो अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा पाएंगे। सो इस वक्त
27वीं आईनी तरमीम हुकूमत इसलिए करने जा रही है कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का आपको बताया, 7 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ये एक कोशिश कर रही है कि ये सिलसिला हमारा निकल आए, हम इसकी तरफ चले जाएं, आगे बढ़ जाएं और कुछ ना कुछ फ़ायदा इसका हमें हो जाए। अब ये हो पाता है, नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी इस तरमीम के बाद कोई आराम से बैठ गया है कि जी बस ठीक है अब तरमीम हो गई है तो अब हुकूमत को क्या सपोर्ट करनी, या हुकूमत को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, या इसके बाद कुछ बदल गया है। इस निज़ाम में फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं बदला, छोटी मोटी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हैं, अदरवाइज़ इस निज़ाम के अंदर अभी तक कुछ नहीं बदला और ये मामला ऐसे ही चलेगा। इसीलिए बिलावल साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात भी हुई लाहौर में आज, वो इसी वजह से हुई है कि इसके लिए मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं दोबारा। लेकिन मुझे नहीं लगता मौलाना साहब फ़ौजी अदालतों वाले मामले पर बिल्कुल ऑन बोर्ड आएंगे, बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब कभी ऑन बोर्ड आएंगे, क्योंकि उनका प्रिंसिपल इख्तलाफ है। जो 8 है उसके अंदर भी जो तरमीम की जा रही थी उसके ऊपर भी वो बाकायदा तौर पर इसीलिए मौलाना साहब को गुस्सा भी था और वो उस चीज़ को उन्होंने बाकायदा तौर पर उस चीज़ को वो ये भी कहते रहे कि ये बड़ा जुल्म है और ये आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आपको पता है इतना डिले हुआ। कहीं मामला 16 सितंबर से शुरू हुआ और अब जाकर फिर तरमीम हुई, तकरीबन फिर 1 महीना बीच में लग गया। सो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मौलाना साहब ऑन बोर्ड इन मामलों पर मज़ीद आसानी से आ सकते हैं। नहीं, इनको कोई और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा और वो तरीका ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ केस है जी वो शराब बरामदगी वाला। अब उनको कहा गया जी 2 नवंबर तक गिरफ़्तार करके पेश करें। कुछ नहीं, राहदारी रिमांड शांड होता है, वो आ जाएंगे, पेश हो जाएंगे, फिर मामला आगे चला जाएगा। उनके गंडापुर साहब को गिरफ़्तार मुझे नहीं लगता इस वक्त, बस कागज़ों की हद तक ये है, वैसे कोई नहीं करने जा रहा। जो चीज़ तहरीक इंसाफ के फेवर में जाती है इस वक्त, वो बात अपनी जगह मौजूद है कि अभी तक डील मिली भी नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने डील की भी कोई नहीं। ये जो एक सूरत हाल है, यानी कि वो ना बाहर जाने, अगर वो कहें कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उन्हें जाने दें या ना जाने दें, लेकिन गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट तो इस चीज़ को ज़रूर फैलाएगी कि जी ये बाकी बाहर जाना चाहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जो रिसेंट ख़बरें आई हैं कि उधर जो बरतानिया की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस पर गौर कर रहे हैं जी, या वो अर्ज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि इमरान खान की रिहाई करवाई जाए। और फिर उसके अंदर बरतानिया, अमेरिका के अंदर भी ये सब कुछ हुआ है। तो एक तो ये ब्रिटिश एमपीज़ हैं जिनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर कहा गया है, और ये इंडियन अखबार के अंदर आया है कि जी 20 ब्रिटिश एमपीज़ अर्ज यूके गवर्नमेंट टू पुश फॉर इमरान खान रिलीज़। अच्छा, दूसरा कुछ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, जो बहुत से जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया है कि कुछ अमरीकी जो एक कांग्रेस की जो अरकान है उन्होंने जो ख़त लिखा है उस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिवीज़न क्रिएट की गई है। और ये कुछ इस तरह इसका बनाया गया है जी कि ये जो 60 कांग्रेस अरकान हैं जिन्होंने इमरान खान के हक़ में अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है और इमरान खान की रिहाई समेत पाक फ़ौज पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया है, जब ख़त लिखने वाले अमरीकी कांग्रेस के उन अरकान का जायज़ा लिया गया तो ये इंकशाफात सामने आए। इनमें से 62 में से 9 जो हैं वो यहूदी नस्ल परस्त हैं, 29 इसराइल के खुलम खुला हिमायतियों में शुमार होते हैं, 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौक़े पर भारत की जानिब से अपनी खुली हमदर्दियों का इजहार कर चुके हैं। 21 इनमें ऐसे हैं जो स्टॉन्च एंटी पाकिस्तान कांग्रेसमैन हैं, और 2 जो इनमें से हैं वो अपनी तकारीर के अंदर कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं, और कुछ जो LGBT है उसकी तरफ भी रखते हैं। मतलब देखा यह है कि कुछ ड्यूबियस किस्म के ये कांग्रेस मेंबरान हैं, इनके क्रेडेंशियल्स हैं। पाकिस्तान के लिहाज से जो देखा जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी प्रो इज़राइली लोग हैं वो इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं, वो कांग्रेसमैन क्यों ख़त लिखते हैं, क्यों इस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं। तो फिर जो यहाँ बयानिया ज़ोर पकड़ता है वो ये है कि वो यहूदी लॉबी और वो जो एक ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का नाम दिया जाता है वो शुरू हुआ है जी, और वो इमरान खान को यहाँ से रिलीज़ करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगवाना चाहता है, कोई फ़ौज पर पाबंदियाँ लगवाना चाहता है, कोई ऐसे लोगों को से सपोर्ट पाकिस्तान करवा रहा है, इमरान खान साहब करवा रहे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान है। लेकिन एक बॉटम लाइन क्या है, ये सारी बातें इनकी अहमियत है नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें क्लेम की जाती हैं ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वही तहरीक इंसाफ, वही इमरान खान साहब
वो माजी में कहते थे कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और हम कोई ग़ुलाम हैं, तो अब उन्हीं अमरीकनों में को कभी कोई एक ख़त लिख रहा है, कभी कोई दूसरा लिख रहा है, कभी करारदादें पास हो रही हैं कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। फिर आप उनको अपने, यानी कि आप उनको जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिकन जो कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेसमैन हैं, उनको अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे हक़ में बयान दे दें या इमरान खान के लिए करें, तो ज़ाहिर बात है आप इन अ वे ख़ुद को उनका सबसर्विएंट बना रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो फिर वो हकीकी आज़ादी कहाँ गई? आपने तो अमेरिका की ग़ुलामी से जान छुड़ानी थी पाकिस्तान की। सो मेरे ख़्याल में ये वो हिपोक्रेसीज़ है जो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर बहुत दूर तक चली गई हैं। अब इनके बारे में कोई क्या कह सकता है, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इसका भी डिफेंस करके उन्होंने रखा हुआ है, और उनके पास इसके बड़े बेहतरीन जवाब होंगे। आपको पता है जो इमरान खान साहब का ये जो फ़ैन क्लब है या तहरीक-ए-इंसाफ का, उन्होंने हर चीज़ का जवाब अपने सामने रखा होता है। यानी इमरान खान, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर फ़ौज इमरान खान का साथ दे तो वो फ़ौज और उस फ़ौज का उस वक्त का आर्मी चीफ़, वो मुहब्बे वतन भी हैं, वो जवान मर्द भी हैं, वो कमाल शख्सियत है और बेहतरीन लोग हैं। अगर वही फ़ौज इमरान खान साहब का साथ ना दे तो वो फ़ौज भी, उसको भी गालियाँ आप देंगे, उसके चीफ़ को भी आप गालियाँ देंगे। ये टोटल सियासत है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है। और इस हद तक फिर हम आप आगे चले जाएंगे कि कोई जर्नलिस्ट अगर आपके ऊपर बगैर किसी बिलो द बेल्ट या घटिया किसी कैंपेन के आप पे सवाल उठाता है, या अगर कोई तनकीद भी कर देता है, वो आपका दुश्मन बन जाता है। जो आपके लिए कैंपेनिंग करते हैं, जो लोगों के बारे में झूठी बातें करते हैं, झूठी ट्वीट्स करते हैं, झूठे बयानियाँ बनाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। डॉक्टर फरहान वर्क कल मेरे भाई सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम देखें, जियो न्यूज़ पे कल चला है। उसमें वो बता रहे हैं, उनको डॉक्टर फरहान वर्क एक ज़माने में बड़े एक्टिविस्ट थे पीटीआई के, वो बता रहे हैं, और उनका एक फेमस जुमला था ग्रैब योर कीबोर्ड, यानी ग्रैब योर कीबोर्ड और ऐसी तैसी फेर दे लोगों की ऑनलाइन। तो अब वो बेसिकली बता रहे हैं कि ये झूठ कैसे सप्लाई किया जाता था, कैसे कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता था, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, पता नहीं क्या कुछ हो जाता था। और ये प्रोपेगेंडा मशीन, ये तहरीक-ए-इंसाफ के उस दौर के जो वॉरियर्स थे, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये उन्होंने जनरेट करवाई। और झूठ फैलाने में, दूसरे को झूठा साबित करने में, और अपने ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आए तो उसे नलिफाई करने में, ये एक बहुत बड़ा एक फसाड, एक मैकेनिज़्म क्रिएट किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों ने किया, और आज भी वो ये करते हैं, लेकिन इसका भी जवाब उनके पास हमेशा इन चीज़ों का होता है। बहरहाल ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये व्लॉग आपने देखा, इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।